नमस्कार। और आज की इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो रेलवे में काम करने वाले हजारों कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए मतलब बहुत मायने रखता है। जी हाँ, ये है राज्य रेलवे ग्रेच्युटी नियम। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो सीधे रेलवे स्थापना नियमावली वॉल्यूम 1 के अध्याय 10 से ली गई है। हाँ, बिल्कुल। और देखिए, ये नियम सिर्फ कोई कागज का टुकड़ा नहीं है। हम्म। ये तो मतलब रेलवे कर्मचारियों ने जो सालों मेहनत की है, जो सेवा दी है, जी। उसके लिए एक तरह का सम्मान है, एक आर्थिक सहारा है। और देखिए, हमारा मकसद आज यही है कि इन नियमों को जरा खोल कर देखें, बिल्कुल। समझें कि ये ग्रेच्युटी आखिर है क्या चीज, कौन आता है इसके दायरे में, पैसा मिलता कैसे है, और हाँ, क्या दिक्कतें आ सकती हैं इसमें। तो शुरुआत यहीं से करते हैं। ग्रेच्युटी होती क्या है, जी। आम भाषा में कहें तो? हाँ, ग्रेचुइटी मतलब ये वो एकमुश्त रकम है जो किसी कर्मचारी को उसकी रिटायरमेंट पर मिलती है, अच्छा। या फिर अगर दुर्भाग्य से सेवा के दौरान मृत्यु हो जाए तो उसके परिवार को मिलती है। ये पेंशन से अलग है, उसके ऊपर? हाँ, पेंशन के अतिरिक्त। एकदम सही। इसे आप कर्मचारी की लंबी और वफादार सर्विस के लिए रेलवे की तरफ से दिया जाने वाला एक तरह का धन्यवाद कह सकते हैं। एक तरह का रिवॉर्ड। हाँ, या आर्थिक सहारा मान सकते हैं। रिटायरमेंट के बाद ये एक मुश्त रकम बहुत काम आती है, और अगर कर्मचारी नहीं रहता तो परिवार को फौरी तौर पर एक आर्थिक संबल मिल जाता है। नियम 1001 इसी की परिभाषा देता है। ठीक है, तो ये तो हुई इसकी मूल भावना कि क्यों दी जाती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये नियम लागू किस पर होते हैं? क्या हर रेलवे कर्मचारी इसके तहत आता है? नहीं, ये समझना बहुत जरूरी है। नियम 1002 शायद इसी पर रोशनी डालता है। हाँ, नियम 1002 साफ तौर पर कहता है कि ये ग्रेच्युटी नियम मुख्य रूप से उन रेलवे कर्मचारियों पर लागू होते हैं जो नॉन पेंशनेबल यानी गैर पेंशन भोगी श्रेणी में आते हैं। अच्छा, नॉन पेंशनेबल। जी, यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कर्मचारी कॉन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड मतलब सीपीएफ स्कीम के सदस्य हैं, हाँ, सीपीएफ वाले। उन पर ये वाले ग्रेच्युटी नियम लागू नहीं होते। उनके रिटायरमेंट बेनिफिट्स सीपीएफ योजना के हिसाब से तय होते हैं। ये एक बुनियादी फर्क है जिसे ध्यान में रखना चाहिए। अच्छा, तो ये साफ है कि ये नियम खास तौर पर गैर पेंशनेबल कर्मचारियों के लिए हैं। ठीक है, अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। ग्रेच्युटी पाने की शर्तें क्या हैं? मतलब कौन इसका हकदार बनता है? नियम 1003 इसी के बारे में है ना? बिल्कुल। सामान्य तौर पर ग्रेच्युटी पाने के लिए पहली शर्त है कि कर्मचारी ने कम से कम 5 साल की लगातार सेवा मतलब कंटिन्यूअस सर्विस पूरी की हो। 5 साल, ठीक है। हाँ, ये एक न्यूनतम योग्यता है। रेलवे ये मानकर चलती है कि कम से कम इतनी सेवा देने वाले कर्मचारी इस लाभ के हकदार बनते हैं। लेकिन जिंदगी में मतलब अनहोनी भी हो सकती है। मान लीजिए किसी कर्मचारी की सेवा के दौरान 5 साल पूरे होने से पहले ही मृत्यु हो जाती है, तो क्या उसके परिवार को कुछ नहीं मिलेगा? नहीं नहीं, यहीं पर ये नियम मानवीय पक्ष दिखाते हैं। नियम 1003 में ये स्पष्ट रूप से लिखा है कि अगर किसी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है तो ग्रेच्युटी देय होगी, अच्छा, भले ही उसने 5 साल की सेवा पूरी न की हो। तो वो 5 साल वाली शर्त हट जाती है। जी, उस दुखद स्थिति में न्यूनतम सेवा अवधि की शर्त हटा दी जाती है। ये परिवार के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात है, जाहिर है। ये वाकई एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। अच्छा, एक और स्थिति हो सकती है। अगर कोई कर्मचारी खुद ही नौकरी छोड़ दे, मतलब इस्तीफा दे दे, रिजिग्नेशन, क्या तब भी वो ग्रेच्युटी का दावा कर सकता है? ले में नियम बिल्कुल साफ हैं। अगर कोई कर्मचारी अपनी मर्जी से इस्तीफा देता है तो वो ग्रेच्युटी का हकदार नहीं होता। बिल्कुल नहीं। जी नहीं, ग्रेच्युटी सेवा पूरी करने पर, रिटायरमेंट के समय या सेवा के दौरान मृत्यु होने पर ही मिलती है। ये नौकरी छोड़ने वालों के लिए नहीं है, बल्कि सेवा पूरी करने वालों के लिए एक सम्मान है। समझ गई। तो पात्रता की शर्तें साफ है। कम से कम 5 साल सेवा या सेवा में मृत्यु, और इस्तीफा देने पर नहीं मिलती। अब जब ये तय हो गया कि कौन हकदार है, तो अगला बड़ा सवाल है कि ये रकम मिलती कितनी है, इसकी गणना कैसे होती है? नियम 1004 शायद हमें इसका जवाब देगा। हाँ, नियम 1004 गणना का तरीका बताता है। इसका एक सीधा सा फॉर्मूला है। अच्छा। कर्मचारी का आखिरी वेतन, जिसमें बेसिक पे और महंगाई भत्ता यानी डीएनएस अलाउंस दोनों शामिल हैं। हाँ, बेसिक प्लस डीए।
उसको उसकी कुल सेवा अवधि सालों में से गुणा किया जाता है। ठीक है। यहाँ आखिरी वेतन का मतलब है रिटायरमेंट या मृत्यु के ठीक पहले मिलने वाला वेतन। और ये सेवा अवधि कैसे गिनी जाती है? मान लीजिए किसी ने 5 साल और 7 महीने काम किया है, तो उसे 5 साल गिना जाएगा या 6 साल? इसमें कुछ खास नियम है? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है और नियम 1004 इसे भी स्पष्ट करता है। सेवा अवधि की गणना करते समय अगर सेवा का आखिरी हिस्सा 6 महीने या उससे ज्यादा है, 6 महीने या ज्यादा? हाँ, तो उसे पूरा 1 साल मान लिया जाएगा। अच्छा। जैसे आपके उदाहरण में 5 साल 7 महीने की सेवा को गणना के लिए 6 साल माना जाएगा। ठीक। लेकिन अगर सेवा 5 साल 4 महीने है तो उसे 5 साल ही गिना जाएगा, यानी 6 महीने या ज्यादा का फ्रैक्शन पूरा साल बन जाता है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल। ये तो गणना को सरल बनाता है। लेकिन क्या इस रकम की कोई ऊपरी सीमा भी है? कोई सीलिंग? ऐसा तो नहीं कि फॉर्मूला से बहुत बड़ी रकम निकल आए और पूरी मिल जाए? बिल्कुल, आपने सही मुद्दा उठाया। ग्रेच्युटी की एक अधिकतम सीमा होती है जिसे सरकार समय समय पर तय करती है। अच्छा, ये बदलती रहती है? हाँ, ये सीमा वित्त मंत्रालय या रेलवे बोर्ड द्वारा बदली जा सकती है। तो फॉर्मूले से चाहे जो भी रकम निकले वो इस तयशुदा ऊपरी सीमा से ज्यादा नहीं हो सकती। नियम 1007 इसी अधिकतम सीमा की बात करता है। कर्मचारियों को मौजूदा सीमा के बारे में जानकारी रखनी चाहिए। ठीक है। तो गणना का फॉर्मूला है आखिरी वेतन गुणा सेवा वर्ष, 6 महीने से ज्यादा को पूरा साल मानते हुए, और ये रकम सरकार द्वारा तय ऊपरी सीमा के अंदर होनी चाहिए। अच्छा, अब नियम 1005 और 1006 ग्रेच्युटी के प्रकारों की बात करते हैं। क्या इसमें भी कोई भेद है? हाँ, मूल रूप से 2 स्थितियां हैं जिनके तहत ग्रेच्युटी मिलती है। पहला है रिटायरमेंट ग्रेच्युटी। रिटायरमेंट ग्रेच्युटी, ठीक है। ये तब मिलती है जब कर्मचारी अपनी सेवा पूरी करके रिटायर होता है। शर्त वही है कि उसने कम से कम 5 साल की सेवा पूरी की हो। 5 साल वाली शर्त। जी। और दूसरा प्रकार? दूसरा है डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी, जिसे अक्सर DCRG कहा जाता है। DCRG, हाँ, सुना है ये टर्म। ये तब मिलती है जब कर्मचारी की मृत्यु सेवा काल के दौरान हो जाती है। जैसा हमने पहले बात की, इस स्थिति में वो 5 साल वाली न्यूनतम सेवा की शर्त लागू नहीं होती। अच्छा, DCRG के मामले में रकम कैसे तय होती है, खासकर अगर कर्मचारी की सेवा बहुत कम रही हो? मान लीजिए किसी ने सिर्फ 1-2 साल ही काम किया हो और उसकी मृत्यु हो जाए, तब कैसे गणना होगी? हाँ, ये महत्वपूर्ण है। नियम 1006 इसी स्थिति के लिए विशेष प्रावधान करता है। यहाँ गणना थोड़ी अलग होती है ताकि कम सेवा वाले कर्मचारी के परिवार को भी एक न्यूनतम आर्थिक मदद मिल सके। अच्छा, कैसे? देखिए, अगर कर्मचारी की मृत्यु 1 साल की सेवा पूरी करने से पहले ही हो जाती है, 1 साल से भी पहले? हाँ, तो परिवार को उसके मासिक वेतन की दुगनी रकम ग्रेच्युटी के तौर पर मिलती है। सिर्फ 2 गुनी? ठीक है, 2 महीने का वेतन। जी। और अगर मृत्यु 1 साल से ज्यादा लेकिन 5 साल से कम सेवा के बाद होती है तो ग्रेच्युटी की रकम उसके मासिक वेतन का 6 गुना होती है। 1 से 5 साल के बीच 6 गुना वेतन। हाँ, और अगर 5 साल या उससे ज्यादा सेवा के बाद मृत्यु होती है? तब ग्रेच्युटी की गणना सामान्य फॉर्मूले जो हमने नियम 1004 में डिस्कस किया उसी हिसाब से होती है। अच्छा, वही लास्ट पे इनटू सर्विस इयर्स वाला? हाँ, यानी आखिरी वेतन इनटू सेवा वर्ष। लेकिन इसमें एक और सुरक्षा है। ये रकम कर्मचारी के मासिक वेतन के 12 गुने से कम नहीं हो सकती। कम से कम 12 महीने का वेतन तो मिलेगा ही। हाँ जी, बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं ये एक तरह का स्लैब सिस्टम है जो ये सुनिश्चित करता है कि सेवा अवधि चाहे कितनी भी कम क्यों न रही हो, मृत्यु की स्थिति में परिवार को एक सम्मानजनक न्यूनतम राशि जरूर मिले। ये व्यवस्था वाकई आश्रित परिवार को एक मुश्किल वक्त में बहुत जरूरी आर्थिक सहारा देती है। चलिए अब कुछ व्यवहारिक पहलुओं पर आते हैं। नियम 1008 नामांकन यानी नॉमिनेशन के बारे में है। सुनने में ये एक साधारण प्रक्रिया लगती है, पर क्या ये वाकई इतनी महत्वपूर्ण है? ये साधारण लग सकती है, लेकिन ये शायद सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में से एक है। सच में? हाँ, नियम 1008 कहता है कि हर पात्र कर्मचारी के लिए ये अनिवार्य है कि वो एक या एक से ज्यादा व्यक्तियों को नॉमिनी यानी नामांकित करे। नॉमिनी वो व्यक्ति होता है जिसे कर्मचारी की मृत्यु होने पर ग्रेच्युटी की रकम मिलती है। और क्या इसे बदला जा सकता है? मान लीजिए किसी की पारिवारिक स्थिति बदल जाए, शादी हो जाए या कुछ और। हाँ, बिल्कुल। कर्मचारी अपनी सेवा के दौरान जरूरत पड़ने पर अपने नॉमिनेशन में बदलाव कर सकता है। अच्छा। मान लीजिए शादी हो जाती है या परिवार में कोई और बदलाव आता है तो वो नया नॉमिनेशन फॉर्म भर सकता है।
सबसे अहम बात यह है कि अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो ग्रेच्युटी का भुगतान सिर्फ और सिर्फ नॉमिनी को ही किया जाता है। सिर्फ नॉमिनी को? जी हाँ, अगर नॉमिनेशन नहीं है या पुराना है, अपडेटेड नहीं है, तो प्रक्रिया बहुत जटिल हो सकती है। जटिल मतलब क्या दिक्कतें आ सकती हैं? अगर नॉमिनी स्पष्ट नहीं है तो फिर परिवार को उत्तराधिकार प्रमाण पत्र मतलब सक्सेशन सर्टिफिकेट जैसे कानूनी दस्तावेज बनवाने पड़ सकते हैं। ओहो, उसमें तो बहुत झंझट है। हाँ, इसमें काफी समय, पैसा और भाग दौड़ लगती है और ये सब उस वक्त होता है जब परिवार पहले से ही एक मुश्किल दौर से गुजर रहा होता है। इसलिए सही और अपडेटेड नॉमिनेशन रखना न सिर्फ नियम की जरूरत है बल्कि ये अपने परिवार की सुविधा के लिए भी बहुत जरूरी है। ये बात तो हर कर्मचारी को गांठ बांध लेनी चाहिए, वाकई। अब एक और सवाल उठता है, क्या ग्रेच्युटी की रकम से कुछ कटौती भी हो सकती है? मान लीजिए कर्मचारी पर रेलवे का कुछ बकाया है, कोई देनदारी। नियम 1009 शायद इसी से जुड़ा है। हाँ, नियम 1009 वसूली यानी रिकवरी के बारे में है। ये साफ करता है कि अगर कर्मचारी पर सरकार का कोई बकाया है, मतलब गवर्नमेंट ड्यूज, जैसे कि कोई जुर्माना, कोई लाइसेंस फीस, सरकारी क्वार्टर का किराया बाकी हो या कोई और देनदारी हो, तो उसे ग्रेच्युटी की रकम से वसूला जा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्रेच्युटी की रकम पूरी तरह सुरक्षित नहीं है अगर कर्मचारी पर कोई देनदारी बाकी है। क्या इसकी कोई सीमा है कि कितनी कटौती हो सकती है? नियम ये तो कहता है कि बकाया वसूला जा सकता है, लेकिन ये वसूली नियमों के अनुसार और एक उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद ही होनी चाहिए। अच्छा, प्रक्रिया जरूरी है। हाँ, ऐसा नहीं है कि मनमानी ढंग से पूरी रकम काट ली जाए। आमतौर पर जो वाजिब सरकारी बकाया है वही वसूला जाता है। हालांकि नियम में कोई विशिष्ट प्रतिशत सीमा का उल्लेख नहीं है, पर प्रक्रिया का पालन जरूरी है। ठीक है। अब सबसे जरूरी सवाल जिसका इंतजार कर्मचारी या उसके परिवार को रहता है, ये पैसा मिलता कब तक है? क्या इसकी कोई समय सीमा है? नियम 1010 भुगतान यानी पेमेंट के बारे में है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण नियम है। नियम 1010 के अनुसार ग्रेच्युटी का भुगतान सामान्यतः कर्मचारी की रिटायरमेंट या मृत्यु की तारीख से 3 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। 3 महीने, ठीक है। हाँ, ये समय सीमा इसलिए रखी गई है ताकि कर्मचारी या उसके परिवार को ये जरूरी रकम बिना ज्यादा इंतजार के मिल जाए। और अगर इस 3 महीने की सीमा में भुगतान नहीं होता है तो? आजकल देरी तो मतलब हो ही जाती है कई बार। हाँ, यहीं पर नियम कर्मचारी के हितों की रक्षा करता है। अगर भुगतान में निर्धारित समय सीमा से ज्यादा देरी होती है तो कर्मचारी या उसके परिवार को उस देरी की अवधि के लिए ब्याज मतलब इंटरेस्ट पाने का अधिकार है। ब्याज भी मिलेगा? जी हाँ, ब्याज की दर क्या होगी ये सरकार समय समय पर तय करती है। ये प्रावधान प्रशासनिक सुस्ती या देरी के खिलाफ एक मजबूत सुरक्षा कवच का काम करता है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि देरी होने पर मुआवजे के तौर पर ब्याज का प्रावधान है। लेकिन मान लीजिए किसी को लगता है कि उसकी ग्रेच्युटी की गणना ही गलत हुई है या उसे कम दी गई है या किसी वजह से रोक दी गई है, क्या वो इस फैसले को चुनौती दे सकता है, अपील कर सकता है? हाँ, बिल्कुल दे सकता है। नियम 1011 इसी के लिए अपील या प्रतिवेदन मतलब अपील या रिप्रेजेंटेशन का रास्ता बताता है। अच्छा। अगर किसी कर्मचारी या उसके परिवार को लगता है कि ग्रेच्युटी के मामले में उनके साथ न्याय नहीं हुआ है, चाहे वो गणना की गलती हो या रकम का अनुचित रूप से काटा जाना या रोका जाना, तो वो इसके खिलाफ अपील दायर कर सकते हैं। इसकी प्रक्रिया क्या होती है? कहाँ अपील करनी होती है? पहली अपील संबंधित डिविजनल रेलवे मैनेजर यानी डीआरएम या उनके समकक्ष अधिकारी के पास की जानी चाहिए। डीआरएम के पास? हाँ, अगर कर्मचारी या परिवार उनके फैसले से संतुष्ट नहीं है तो वो एक और अपील कर सकते हैं जो जनरल मैनेजर यानी जीएम के पास जाएगी। अच्छा, जीएम तक जा सकते हैं? जी, ये एक तरह का दो स्तरीय अपील सिस्टम है। क्या अपील करने की भी कोई समय सीमा होती है? हाँ, आमतौर पर जिस आदेश के खिलाफ अपील करनी है उसके मिलने की तारीख से 6 महीने के अंदर अपील करनी होती है। 6 महीने के अंदर? हाँ, इस समय सीमा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, वरना अपील खारिज हो सकती है। ये जानना भी जरूरी है कि अगर न्याय न मिले तो आगे क्या कदम उठाए जा सकते हैं। अब हम लगभग अंत में पहुंच गए हैं। आखिरी नियम 1012 कुछ विशेष शक्तियों की बात करता है, शिथिलीकरण और व्याख्या का अधिकार, पावर टू रिलैक्स इंटरप्रिटेशन। इसका क्या मतलब है? ये किसके पास है? ये शक्तियां रेलवे बोर्ड के पास होती हैं। नियम 1012 रेलवे बोर्ड को 2 महत्वपूर्ण अधिकार देता है। पहला, शिथिलीकरण यानी नियमों में ढील देने का अधिकार। ढील देना मतलब?
इसका मतलब है कि अगर कोई बहुत ही असाधारण या मुश्किल मामला सामने आता है, जहां इन ग्रेजुटी नियमों का सख्ती से पालन करने पर किसी कर्मचारी या उसके परिवार के साथ अन्याय हो सकता है। कोई खास परिस्थिति। जी। तो रेलवे बोर्ड मामले कोई खास परिस्थिति। जी। तो रेलवे बोर्ड मामले की गंभीरता को देखते हुए नियमों में कुछ हद तक ढील दे सकता है। ये बहुत खास परिस्थितियों में ही होता है, रूटीन में नहीं। और दूसरा अधिकार व्याख्या का, इंटरप्रिटेशन। दूसरा अधिकार है नियमों की व्याख्या करने का। अगर इन ग्रेच्युटी नियमों के किसी हिस्से को लेकर कोई भ्रम, संदेह या विवाद पैदा होता है कि इसका सही मतलब क्या है, मतलब कोई कंफ्यूजन हो तो। हाँ, तो उस पर रेलवे बोर्ड का जो स्पष्टीकरण या व्याख्या होगी वही अंतिम मानी जाएगी। ये इसलिए जरूरी है ताकि नियमों को लागू करने में पूरे देश में एकरूपता बनी रहे और किसी भी तरह की अस्पष्टता को दूर किया जा सके। तो ये नियम एक तरह से सिस्टम में थोड़ी नरमी और स्पष्टता लाने का काम करते हैं ताकि नियमों की वजह से अन्याय न हो। बिल्कुल। ये प्रावधान नियमों को एक मानवीय चेहरा देते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि सिस्टम केवल नियमों का पुलिंदा न बनकर रह जाए, बल्कि जरूरत पड़ने पर न्याय और सहानुभूति भी दिखा सके। तो आज हमने राज्य रेलवे ग्रेच्युटी नियमों के कई अहम पहलुओं को छुआ। कौन हकदार है, रकम कैसे गिनी जाती है, रिटायरमेंट और मृत्यु के मामलों में क्या फर्क है, नॉमिनेशन क्यों इतना जरूरी है, भुगतान कब तक मिलना चाहिए, और अगर कोई समस्या हो तो क्या रास्ते हैं। ये तो साफ है कि ये नियम रेलवे कर्मचारियों के लिए एक बड़ा आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा कवच है। निश्चित रूप से ये नियम न सिर्फ कर्मचारी की सेवा का सम्मान करते हैं, बल्कि मुश्किल वक्त में उसके परिवार को बिखरने से बचाने में भी मदद करते हैं। ये एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा उपाय है। लेकिन यहाँ एक सोचने वाली बात भी है। क्या? आज जैसे अर्थव्यवस्था बदल रही है, रोजगार के नए नए तरीके आ रहे हैं, जैसे गिग इकोनॉमी की बात होती है, हाँ बिल्कुल। तो भविष्य में इस तरह के पारंपरिक सेवानिवृत्ति लाभों का स्वरूप क्या होगा? आप सही कह रहे हैं। क्या ये मौजूदा नियम और संरचनाएं भविष्य की जरूरतों और काम करने के बदलते तरीकों के लिए भी उतनी ही कारगर रहेंगी, या इनमें भी समय के साथ बदलाव और अनुकूलन की जरूरत पड़ेगी? यही सवाल है। क्या हमें ऐसी योजनाओं के बारे में सोचना होगा जो ज्यादा लचीली हों, जो शायद पारंपरिक लंबी अवधि की नौकरी के मॉडल पर आधारित ना हो? ये भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण विचारणीय बिंदु है मेरे ख्याल से। और इसी विचार के साथ हम आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है ये जानकारी हमारे सुनने वालों के लिए उपयोगी साबित होगी। धन्यवाद। धन्यवाद।